था, मैंने गया 10 रुपए का मैंने चिप्स ले लिया। और मान लीजिए आप गए, आप वीडियो देख रहे हो, आप गए, बी गए, आप भी गए, आपने क्या किया, 10 रुपए का आपने यहां पर चिप्स ले लिया। तो कब बताओ क्या ये फंक्शन रह गया? अभी क्या फंक्शन रह गया? और आप मुझे बताइए, अगर इनपुट चार्ज यूज, दूसरी कंडीशन हमारे पास में क्या है कि करस्पॉन्डिंगली एक इनपुट का एक ही आउटपुट है। बताइए, 1 का ए है, बिल्कुल सही है, सेकंड का सी है, बिल्कुल सही है, और थर्ड का भी सी है। देखो, कहने का मतलब यह है कि एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता, बट दो इनपुट का एक आउटपुट। मैं बोल रहा हूं, फंक्शन के बिना ये दुनिया अधूरी है। हर एक सराउंडिंग आप देखिए, आपका हर एक टर्म फंक्शन से जुड़ा हुआ, आपका दिल भी धड़कना क्या एक तरीके का फंक्शन। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत फंक्शन से होगी। जनरली ये मानते हैं, स्टूडेंट्स मानते हैं, कुछ टीचर्स भी मानते हैं कि फंक्शन जो है बहुत हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। फंक्शन जो है वो मैथ्स का एक पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जनरली ये बोला जाता है कि अगर हम लोग फंक्शन की बात करते हैं तो ये फंक्शन के बिना मेरे ये दुनिया ही अधूरी है। हर एक टर्म एक तरीके का फंक्शन होता है, ठीक है। तो अगर हर आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, ये फंक्शन जुड़ा हुआ है, जो कि हम लोग मैथमेटिक्स के टर्म में और मैथमेटिकल टर्म में पढ़ेंगे, तो ये मान के चलना कि भाई ये कठिन नहीं है, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टर्म। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए जरा पहले, ओके। देखिए फंक्शन पहले होता क्या है, एक बात समझ लीजिए। फंक्शन इज स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। मतलब ये एक तरीके का रिलेशन ही होता है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन इसमें होना चाहिए। तो एक बात हमको समझ में आ गया, मान लिया जाए कोई सेट आपने ए और बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकाला था, और रिलेशन आपने निकाला था कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी था, तो 100% जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होगा, दैट इज द सबसेट ऑफ रिलेशन होगा। मतलब कोई स्पेशल कंडीशन होगी जिसकी वजह से हम ये बोलेंगे कि ये आपका फंक्शन है। बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट मिस अगर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ध्यान समझिए, आपको ये बात समझ में आ गई कि फंक्शन जो होता है वो स्पेशल केस होता है रिलेशन का, और रिलेशन जो होता है इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या ए क्रॉस ए, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां पे आपने लिया है, ठीक है भाई। तो ये समझ में आ गया बात। अब स्पेशल केस का क्या मतलब है, स्पेशल केस का क्या मतलब है, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब स्पेशल केस का यहां पर ये सीधी सी बात है यहां पर कि इसमें कुछ कंडीशन फंक्शन होने के लिए, अगर रिलेशन गिवन है तो उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो आपका क्या हो जाएगा, वो एक तरीके का फंक्शन हो जाएगा। कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो फिर वो आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास में वो कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन होती है ऑल द इनपुट आर यूज्ड। अब ये इनपुट क्या की कहानी क्या है, इस बात को समझ लेते हैं। देखो, कोई भी ऑर्डर पेयर हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए क्रॉस आपने बी निकाला था, एक ऑर्डर पेयर निकल के आता नहीं आता, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी की बात करते हो, ए कॉमा बी की बात करते हो, तो ये ए को बिलोंग करता है और ये बी को बिलोंग करता नहीं करता, ठीक है। तो हमने ये बताया कि जो रिलेशन है वो क्या आया था आपका, वो ऑर्डर पेयर से ही निकल के आया, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकल के आया, और फंक्शन उसी रिलेशन से निकल के आया। तो ये कंफर्म हो गया कि आपका जो ये ए वाला एलिमेंट है, अगर आपने बोला है ये ए वाला इनपुट आपने मान लीजिए 1,2,3 लिया हुआ है, ठीक है, और ये जो बी वाला पार्ट आपने लिया, मान लिया जाए आपने ले लिया ए बी सी डी ले लिया है, तो अगर मैं बोलता हूं कि फंक्शन जो है वो ए टू बी डिफाइंड है, तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, इनपुट। अभी डिटेलिंग करूंगा, अभी बस एग्जांपल मैं समझा रहा हूं। तो ऑल द इनपुट आर यूज, इसका मतलब ये सारा का सारा इनपुट क्या होना चाहिए, यूज आपका होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारे पास में क्या होती है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, ईच इनपुट मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं, डेफिनेशन वाला जो पार्ट है बहुत ध्यान समझना। ईच इनपुट ऑफ ए मतलब यही इनपुट है, ईच इनपुट ऑफ ए शुड हैव सिंगल
आउटपुट इन बी। मतलब एक इनपुट के करेस्पॉन्डिंग एक आउटपुट होना चाहिए। बात समझ लो ध्यान से जरा, एक इनपुट के करेस्पॉन्डिंग एक आउटपुट ही आपका होना चाहिए। एक इनपुट के करेस्पॉन्डिंग दो आउटपुट आपका नहीं होना चाहिए। अभी अभी आ रहे हैं, अभी परेशान ना, अभी हम लोग आ रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू ज्यादा समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए पहली आपने ये कंडीशन लिया है ए, मैं एरो डायग्राम के थ्रू बनाता हूं इसको। सपोज करो ये आपके पास में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपका ए था, और ये क्या आपका ये बी है, ए कॉमा बी कॉमा सी डी है, दिस इज ये। इसको मैंने क्या एज्यूम किया है, ये इनपुट एज्यूम किया है, ये आपका आउटपुट एज्यूम किया, ठीक है। अभी इसको मान के चलना है यहां पर, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, मैंने काम किया, एक रिलेशन मैंने लिया। मान लीजिए पहला रिलेशन लिया, बहुत ध्यान समझिएगा। एग्जांपल पहला मैंने रिलेशन लिया R1 लिया, R1 लिया 1 कॉमा ए, ठीक है, 2 कॉमा बी और 1 कॉमा सी। तो बताइए क्या ये आपका फंक्शन है, क्या ये आपका फंक्शन है? तो आप मुझे बताइए, एरो डायग्राम्स देखिए। 1 को ए से डिनोट किया और 2 को बी से डिनोट कर दिया और 1 को क्या कर दिया मैंने, सी से डिनोट कर दिया। तो बताइए इस एक इनपुट का दो आउटपुट, अच्छा उसको बाद में देखेंगे, पहले आप मुझे बताइए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन हमारी पास क्या होती है, ऑल द इनपुट्स आर यूज्ड, ऑल द इनपुट्स आर यूज्ड। तो बताइए 1 यूज हो गया, 2 यूज हो गया, क्या 3 यूज हो पाया, क्या 3 यूज हो पाया? तो पहले आपका यहां पर कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा कि 3 आपका यूज नहीं हो पा रहा है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। दूसरी कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रही है। बोला क्या गया था कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, यहां पर एक इनपुट का दो आउटपुट हो गया, एक इनपुट का क्या हो गया, दो आउटपुट हो गया। अगर मैं इसको कंडीशन हटा देता हूं, मान लीजिए ये कंडीशन मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं और इसको मैं यहां से हटा देता हूं, तो बताइए क्या अभी भी ये रिलेशन है, क्या आपका ये रिलेशन है, सॉरी फंक्शन है? बताइए क्या फंक्शन है ये? अभी भी फंक्शन नहीं, क्यों? क्योंकि 3 इज नॉट यूज, तो नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। क्यों? 3 इज नॉट यूज्ड, 3 इज नॉट यूज्ड, ठीक है, ये आपका फंक्शन नहीं, तो आपका ये फंक्शन नहीं रहा। दूसरा केस ले लेता हूं मैं जरा, दूसरा केस लेता हूं, R2 मैंने लिया 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, ठीक है, 3 कॉमा सी और 1 कॉमा डी, ठीक है, ये मैंने लिया यहां पर। क्लियर है बात? ठीक है। दूसरे केस में मैं गया, ये पहला केस आपका ये R1 के लिए था, ये R1 के लिए था, मैं R2 पे आता हूं, R2 पे आता हूं, ये लिया 1 2 3 ए बी सी डी, ठीक है। मैं मिला देता हूं उसको इसके अकॉर्डिंग। R2 कितना हो जाएगा, 1 सा ए का हो गया, 2 का बी से हो गया, 3 का सी से हो गया और 1 का डी से हो गया। तो पहली कंडीशन हमारे पास में क्या थी, ऑल द इनपुट्स आर यूज्ड, देखो सारा का सारा इनपुट यूज हो गया, 1 2 3 यूज हो गया। दूसरे केस में मैंने क्या बताया था कि एक इनपुट पे एक आउटपुट होना चाहिए, बट यहां पर एक के कितने आउटपुट हो गए, दो आउटपुट हो गए। इसका मतलब कंफर्म ये हो गया कि एक के आपके दो आउटपुट हो गया, एक ए हो गया, डी हो गया। अभी समझ में अभी एग्जांपल लेके बताऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का कितना दो आउटपुट हो गया, ए और डी, तो क्या फंक्शन हुआ, तो ये आपका नॉट अ फंक्शन हुआ, नॉट अ फंक्शन हुआ। क्लियर है बात यहां पे, ये आपका फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है। बेसिक समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? भाई ये समझना बहुत जरूरी है, अगर नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम है, फिर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लो, ठीक है। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, R3 ले लेते हैं जरा हम लोग, R3 ले लेते हैं, R3 1 कॉमा ए, 2 कॉमा सी, 3 कॉमा बी, ठीक है, 3 कॉमा सी ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं एग्जांपल, ओके, ठीक है। इसका एरो डायग्राम बना लेते हैं। एरो डायग्राम बना लिया, तो यहां पर क्या बना आपका, ये R2 था, ये ए हो गया, ये ए हो गया 1 2 3, ये ए बी सी डी, R3 में लेके चल रहा हूं। तो आप मुझे बताइए 1 ए सिलेक्ट कर रहा, 1 ए सिलेक्ट कर रहा, 2 सी सिलेक्ट कर रहा, 2 सी सिलेक्ट कर रहा, उसके बाद 3 के सिलेक्ट कर रहा, 3 भी सी से रिलेट कर गया, ठीक है। क्लियर हो बात? पहली कंडीशन मेरी ऑल द इनपुट आर यूज्ड, बताइए यूज हो रहा है, पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, ऑल द इनपुट्स आर यूज्ड, ठीक है, पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, ऑल द इनपुट्स आर यूज्ड। दूसरी कंडीशन हमारे पास में क्या है कि करेस्पॉन्डिंगली एक इनपुट का एक ही आउटपुट है। बताइए 1 का ए है, बिल्कुल सही है, सेकंड का सी है, बिल्कुल सही है, और थर्ड का भी सी है। देखो कहने का मतलब यह है कि एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता, बट
दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। मैं एक फिजिकल एग्जांपल आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझा रहा हूं और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये आपका जो है इट्स अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन है, क्योंकि दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है कि एक सारा सारा इनपुट यूज हो रहा है और दूसरा क्या है आपका यहां पर कि करस्पॉन्डिंगली एक इनपुट का एक ही आउटपुट बन रहा है। एक का दो नहीं बन सकता, दो का एक बन सकता है। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं, ठीक है भाई। चलिए, इतनी बात आपको यहां पर समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, कुछ कंडीशंस जो है उसको और ले लेते हैं। एक बात आपने समझ लिया, एक बात आपने समझ लिया, फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन जो है वो स्पेशल केस ऑफ रिलेशन हुआ। और फंक्शन को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस होता है। इनपुट देते हैं, इनपुट मैंने दिया, कोई इनपुट मैंने यहां पर दिया और उसने प्रोसेस किया, उसने क्या किया, प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट मिल गया, ठीक है। अगर आपने x इनपुट दिया है, उसने प्रोसेस किया, आपको आउटपुट एज अ एफ एक्स मिला। x इनपुट पर आपको प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट y इक्वल टू एफ एक्स मिल गया। दिस इज योर टर्म, दिस इज द टर्म ऑफ द फंक्शन। मतलब फंक्शन में सीधा सा मतलब क्या होता है, इनपुट प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। दिस इज द जनरल टर्म। तो अगर इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं अगर कुछ तरीके से लिखता हूं तो आप एक बात ये समझ लीजिए कि जो फंक्शन हो गया है दैट इज एफ एक्स टू वाई। आप लिखोगे, क्या लिखोगे, एक्स टू वाई। जहां पर ये आपका क्या होता है, इनपुट होता है। ये क्या होता है, इनपुट होता है। इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। अभी क्लियर, देखो अभी कंफ्यूजन मत रखना। अभी जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उसको दिमाग में लेके चलो। अभी जितना भी कंफ्यूजन आपके डाउट आ रहा है, ठीक है, सब मैं क्लियर कर दूंगा। क्यों आउटपुट बोल रहा हूं, क्यों बाकी डोमेन को, डोमेन रेंज क्यों नहीं बोल रहा हूं, अभी नहीं बोलना, क्योंकि रुकिए 2 मिनट, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ये इनपुट हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा, ये एक्स इनपुट हो गया, ये वाई क्या होगा, आउटपुट हो गया। एफ क्या किया, प्रोसेस किया। तो दिस इज द साइन ऑफ द, ठीक है, साइन ऑफ द फंक्शन। अब एक बात समझ में आ रही कि एक्स, जब हम लोग वाई को रीड कर रहे थे तो यहां पे 2 कंडीशन बन कर रही थी। पहली कंडीशन आपकी यहां पे बन रही थी कि अगर आपका पहला सारा का सारा इनपुट यूज हो जा रहा और दूसरा ईच करस्पॉन्डिंग टू आपका आउटपुट एक ही हो जा रहा था। इस तरह कंडीशंस को, फंक्शन को मैंने एक नाम और दे दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं मैपिंग बोलते हैं। मैपिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई एक इनपुट से आउटपुट को मैप करा रहे नहीं कराते हम लोग, और इसको करेस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं हम लोग, करेस्पॉन्डेंस ही बोलते हैं, ठीक है। चाहे वो इसको फंक्शन बोलो, चाहे करेस्पॉन्डेंस बोलो, चाहे आप जो बोलो, आपकी यहां पे बात सही है, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक फंक्शन ले लेते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, सारी बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं पहले। एक फंक्शन ले लिया, मान लिया जाए, ठीक है, ए बी सी, ए 1 2 3, ए बी सी ले लिया मैंने। इसको ऐसे मैच करा दिया, इसको ऐसे मैच करा दिया, इसको ऐसे मैच करा दिया, ठीक है, डी ले लिया, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि जब हम लोग इसको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास में ये वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास में 1 कॉमा बी आएगी, उसके बाद कितना आएगा 2 कॉमा ए आएगा, और उसके बाद कितना आएगा 3 कॉमा सी आएगा। ये आएगा नहीं आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए जरा कि अगर मैं ये इनपुट दे रहा था तो ये आउटपुट मिल रहा था, तो ये आपका ऑर्डर पेयर बन गया। तो इसमें से अगर मैंने ए कॉमा, मान लीजिए कोई आउटपुट आपको ऐसे मिला है जैसे 1 कॉमा बी आपको ये मिला, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे यहां पर, बी इज इमेज ऑफ 1 अंडर एफ। मतलब क्या है कि आपका जो बी है वो एज अ इमेज की तरह काम कर रहा है जब आप 1 एज अ इनपुट दे रहे हो। ये भी कह सकते हो कि बी आपका वैल्यू की तरह काम दे रहा है जब आप इनपुट 1 दे रहे हो। तो आप इसको ये भी ले सकते हो 1 कॉमा बी, मतलब बी इज इमेज ऑफ 1 अंडर एफ। आप ये भी ले सकते हो यहां पर, इसको ये भी ले सकते हो 1 कॉमा एफ, बी को ये भी ले सकते हो 1 इज प्री इमेज ऑफ बी, ठीक है। आप ये भी ले सकते हो, मतलब प्री इमेज का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि ये जो 1 है वो इसका प्री इमेज है। छोटे छोटे वर्ड्स है, पेपर में आते हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है। तो अगर 1 कॉमा बी लिखा है तो क्या हो जाएगा, बी इज द इमेज ऑफ ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर 1
मैं बोलता हूं तो क्या हो जाएगा, वन इज अ प्री इमेज ऑफ बी बोलेंगे। तो ये वर्ड अगर आ जाए एग्जैक्टली तो आपको इसको ऐसे ही समझना है, ठीक है। इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अब बहुत ही डिटेलिंग करनी है हम लोगों को, बहुत ध्यान समझना है, कुछ बातें समझना है, जिससे अभी जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर होने जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताया कि f(x)(y) आपका ये गिवन, ये फंक्शन का साइन होता है, मैपिंग का साइन होता है या करस्पॉन्डिंग का साइन होता है। अब इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर क्या है, इस बात को समझते हैं, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल टर्म में लेते हैं, ठीक है। एक बात समझिए ध्यान से जरा, जो x होता है इसको हम लोग डोमेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? डोमेन। डोमेन का एक सिंपल सा मतलब समझ लेना, क्या? इनपुट। इनपुट, अभी मैं और क्लियर करता हूं, इनपुट, ठीक है। दूसरा, इस आउटपुट को आप समझना क्या? कोडोमेन। क्या समझना? कोडोमेन। कंफ्यूजन मत करना, अभी मैं क्लियर कर रहा हूं। कोडोमेन मतलब सारा का सारा इनपुट क्या हो गया? डोमेन हो गया, और सारा का सारा आउटपुट क्या हो गया? कोडोमेन हो गया। कोडोमेन का जो पार्ट यूज हुआ उसको बोलते हैं रेंज। इसका मतलब रेंज जो हो जाएगा, कंफर्म क्या हो जाएगा? दैट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो मतलब कोडोमेन का जो पार्ट आपने यूज किया उसको आपने क्या बोला? रेंज बोला। कंफ्यूजन नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं, वेंडिंग मशीन का। वेंडिंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वेंडिंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं। किसने वेंडिंग मशीन के बारे में नहीं सुना है, ना जानता हो, बताइए जरा, कमेंट करिए तुरंत, 5 सेकंड का पॉज, ठीक है। नहीं जानते हो कोई बात नहीं, मैं बताने चाह रहा हूं, ध्यान समझो। आपने अगर ट्रेवल किया होगा, दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल किया होगा, इवन लखनऊ, आपने लखनऊ में लखनऊ एयरपोर्ट में आप गए होगे, या फिर कहीं पर भी एयरपोर्ट में गए होगे, तो एक तरीके की मशीन होती है। क्या मशीन होती है? एक तरीके की मशीन होती है, इसमें अलग अलग रैक्स होते हैं। अलग अलग रैक्स होते हैं, एक रैक हो गया, 2 रैक हो गया, 3 रैक हो गया, 4 रैक, ऐसे रैक्स होती है, ठीक है। इसमें मान लीजिए आपके चिप्स हो गए, अभी कुछ याद आया, इसमें चिप्स हो गए, इसमें आपके कोल्ड ड्रिंक हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, इसमें आपके बिस्किट्स हो गए, ठीक है, इसमें अदर स्नैक्स हो गए, ठीक है। ये आपने देखा, अभी याद आ गया हो गया, अभी याद हो गया मैं क्या कहना चाहता हूं, वेंडिंग मशीन यहां पर क्या है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके पास में मनी, आपको यहां पर आप क्या करते हो? पैसे इनपुट करते हो, ठीक है। यहां पे आप इनपुट करते हो, पैसे इनपुट करते हो, रुपीज हो गया, जो भी है, ठीक है। और उसके बाद यहां पे नंबर सिलेक्ट करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर सिलेक्ट करते हो, नहीं करते हो, ठीक है। जिस नंबर पर सिलेक्ट, मान लो 1 है, 1 ये था, 2 ये था, 3 ये था, 4 ये था, 5 ऐसे कुछ, 6 7 8 था, ठीक है, 9 था, ऐसे कुछ था नंबर, ठीक है, अलग अलग तरीके था। अब मान लीजिए आपने 3 नंबर सिलेक्ट किया, तो और 3 नंबर पे आपका क्या है? बिस्किट है। नंबर सिलेक्ट करोगे, इनपुट डालोगे, पैसे डालोगे, यहाँ पे 3 नंबर सिलेक्ट करोगे तो आपको बिस्किट मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? अभी आपको अंदाजा लग गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। मान लिया जाए वेंडिंग मशीन लिया, वेंडिंग मशीन भी एक तरीके का फंक्शन होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा लॉजिक देखिए जरा। आपने पैसे डाले, मशीन ने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट दे दिया, फंक्शन होगा नहीं होगा? मैं बोल रहा हूं फंक्शन के बिना ये दुनिया अधूरी है। हर एक सराउंडिंग आप देखिए, आपका हर एक टर्म फंक्शन से जुड़ा हुआ, आपका दिल भी धड़कना क्या एक तरीके का फंक्शन है, ठीक है। आप कहीं पर देखिए, आप किसी को मन से ऑब्जर्व कर लीजिए, देखिए वो हर तरीके से फंक्शन से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वेंडिंग मशीन में आपने क्या प्रोसेस होता है, देखो अब मैं इसको आपको यहां पर हर चीज फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है, डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, आउटपुट रेंज, सब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। पहली चीज, ये वेंडिंग मशीन मान लिया जाए दिल्ली मेट्रो पे, दिल्ली मेट्रो में लगा हुआ है, ठीक है। अब ये आपका इनपुट वाला पार्ट है, इसमें मैंने इनपुट कराता हूं, क्या कराता हूं, मैंने इनपुट में लिया, अब इनपुट, अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इनपुट में मैंने सिर्फ लिया इंडियन रुपीज लिया, इंडियन रुपीज लिया, ठीक है, इंडियन रुपीज लिया मैंने, सिर्फ इंडियन रुपीज लिया, ध्यान समझना बहुत ध्यान से। अब मैंने इंडियन रुपीज लिया, मैंने क्या डाला, क्या किया यहां पर, इंडियन रुपीज में नोट की बात कर रहा हूं, कॉइन्स की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नोट की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैंने 10 रुपीज का नोट डाला, 10 रुपीज का नोट डाला, इस मशीन को प्रोसेस किया और इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मशीन सही काम कर रही है।
लेकिन आपने 20 रुपीज का नोट डाला, ठीक है, 20 रुपीज का नोट डाला, फिर से मशीन ने काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने 50 रुपीज का इसमें नोट डाला, इस मशीन ने काम ही नहीं किया। नोट अच्छा है, ऐसा मत बोल देना नोट कटा हुआ था या ऐसा था, ये नहीं, बिल्कुल अच्छा नोट है। आपने 50 रुपीज यहां पे डाला, लेकिन इसने कोई प्रोसेस नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो बताइए, मैंने बोला है कि इनपुट में सारा का सारा इनपुट जो है वो इंडियन रुपीज है। अब उस इंडियन रुपीज में 50 रुपए का नोट प्रोसेस ही नहीं ले रहा है, मतलब इनपुट का पार्ट ही नहीं बन पा रहा, मतलब यूज ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या बताओ, अभी ये मशीन काम कर रही है प्रॉपरली, तो आप क्या बोलोगे कि ये फंक्शन हुआ? अभी दिस इज नॉट अ एक्यूरेट फंक्शन, ये फंक्शन आपका नहीं हुआ है, ये आपका फंक्शन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसने 50 रुपए का इनपुट नहीं लिया है। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई? तो पहला कंडीशन आपने समझ लिया कि ऑल द इनपुट्स आर यूज, ऑल द इनपुट्स आर यूज, ये पहली कंडीशन आपकी फॉलो करनी चाहिए। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आ गई बात? ठीक है, जरा सा भी लापरवाही नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। अब मान लिया जाए आपने $1 का नोट यहां पर आपने डाला, $1 का नोट डाला, तो भाई $1 तो इनपुट का पार्ट ही नहीं है ना, तो प्रोसेस नहीं करेगा। तो प्रोसेस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कंफर्म ये, उससे कोई मतलब ही नहीं हमको, क्योंकि इनपुट में डॉलर हमारा पार्ट नहीं है, तो प्रोसेस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मशीन मेरी खराब नहीं है, क्योंकि डॉलर मेरा इनपुट का पार्ट नहीं है, मेरा डॉलर इनपुट का पार्ट नहीं है। तो समझो, इनपुट का सारा एलिमेंट यूज होना चाहिए। तो इनपुट हमने डिसाइड कर दिया है कि हमारा ये इनपुट होगा, ये इनपुट है, तभी आप बोलोगे कि फंक्शन आपका है कि नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई? तो डॉलर आपका इनपुट का पार्ट नहीं है, तो ये प्रोसेस नहीं कर रहा, तो हम नहीं बोलेंगे मशीन आपका नहीं काम कर रहा है, हम ये बोलेंगे ये फंक्शन है अभी भी। अब मान लिया जाए आपका 50 का नोट यहां पर काम कर गया, 100 का भी नोट काम कर गया, उसके बाद आपने 500 का नोट, सारा मतलब जितना भी इंडियन रुपीस यहां पर एक्सेप्ट करने को मैंने मशीन को बोला, सारा का सारा यूज कर गया। तो आप मुझे बताइए, क्या अभी ये फंक्शन हो गया? पहली कंडीशन फंक्शन की फॉलो कर गई। जब पहली कंडीशन फंक्शन की फॉलो कर गई है, तो कंफर्म ये आपका फंक्शन है, पहली कंडीशन फॉलो कर गया है। दूसरी कंडीशन बाद में देखेंगे, लेकिन अभी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फंक्शन है। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, इसी पे रहते हैं, वेंडिंग मशीन पे ही रहते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, मैंने एक काम यहां पे किया कि दूसरे केस, मैंने पहला केस ले लिया, फर्स्ट केस ले लिया मैंने, इस केस में मैंने आपको समझा दिया किस टर्म में आपका फंक्शन हो सकता है, किस में नहीं हो सकता। दूसरे केस पे मैंने गया, दूसरे केस पे मैं गया, ठीक है। मैंने 10 रुपए, 10 रुपीज का यहां पर 10 रुपीज मैंने यहां पर इनपुट किया, और 10 रुपीज का मान लिया जाए 10 रुपीज इनपुट किया, रुपीज करेगा, और इस 10 रुपीज पर इस 10 रुपीज पर उसने मुझे चिप्स भी दे दिया, और 10 रुपीज का मुझे उसने क्या कर दिया, एक बिस्किट भी दे दिया। भाई बताइए, 10 रुपीज का उसने मुझे एक चिप्स भी दे दिया और 10 रुपीज का मुझे एक बिस्किट भी दे दिया, तो क्या बताओ ये मशीन मेरी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है? 10 रुपए में आपने 10 रुपए का चिप्स भी ले लिया, 10 रुपए का आपने बिस्किट भी ले लिया, तो आप क्या बोलोगे, ये मशीन प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, क्योंकि इसका मतलब इस प्रोसेस में कुछ गड़बड़ है। जो आउटपुट हमारा आ रहा है वो एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन अभी नहीं है, ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। इस बात को आप समझ गए, नहीं समझ गए? तो दूसरी कंडीशन में हमारे पास में क्या है, दूसरी कंडीशन में क्या है, ईच इनपुट ऑफ ए, या ईच इनपुट हैव सिंगल आउटपुट। बताइए, ईच इनपुट हैव सिंगल आउटपुट, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए। बताइए, क्लियर हो गया बात? इसमें कोई इशू नहीं ना? तो अभी ये क्या फंक्शन है? नहीं, ये दिस इज नॉट अ फंक्शन, तो आपका ये गड़बड़ हो जाएगा। दोनों केस समझ में आ गया? एक केस और लेते हैं, एक केस और लेते हैं, ठीक है, एक केस और लेता हूं, थर्ड केस लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या गया, मैं गया 10 रुपए का मैंने क्या लिया, डाला उसमें वेंडिंग मशीन पे, और 10 रुपए का मैंने ले लिया, चिप्स ले लिया, 10 रुपए मैंने चिप्स ले लिया, ठीक है। मैं गया मैं मान लिया जाए मैं था, ए था, ठीक है, मैं ए था, मैंने गया 10 रुपए का मैंने चिप्स ले लिया, और मान लिया जाए आप गए, आप वीडियो देख रहे हो, आप गए, बी गए,
आप भी गए, आपने क्या किया, 10 रुपए का आपने यहां पर चिप्स ले लिया। तो कब बताओ क्या ये फंक्शन रह गया, अभी क्या फंक्शन रह गया? और आप मुझे बताइए, अगर मैं चिप्स ले रहा हूं तो यहां पर सिर्फ एक चिप्स नहीं है, चिप्स बहुत सारे चिप्स रखे हैं, बहुत सारे चिप्स रखे हैं। उसी तरीके से जब आप यहां पर इसको सेट में रखते हो, मान लीजिए सेट में रखते हो, यहां पर मान लीजिए 1 2 3 ABCD लिखते हो, तो ये 1 एक बार नहीं लिखा होता, क्योंकि सेट में 1 आप कई बार लिख सकते हो, 2 3 4 4 4 4 4 कई बार लिख सकते हो। लेकिन हम लोग रिप्रेजेंट क्या करते हैं, सिर्फ एक ही बार करते हैं। हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, सेट में एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, लेकिन वो एक बार से ज्यादा हो सकता है। तो आप मुझे बताओ कि मैं गया 10 रुपए का चिप्स ये वाला ले आया, सेम चिप्स ले आया, उसके बाद 10 रुपए का मैं यही चिप्स सेम फिर चिप्स ले आया, तो क्या फंक्शन रह गया? क्या फंक्शन रह गया? 100% रह गया, 100% रह गया। क्यों? क्योंकि एक इनपुट पे एक आउटपुट की कंडीशन वैलिडेट यहां पर हो रही है। मैं सीधी सी बात है, 2 इनपुट पर एक आउटपुट हो सकता है भाई। मैं गया 10 रुपए का चिप्स लेके आया, आप गए 10 रुपए के चिप्स लेके आए, तो क्या ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये फंक्शन की तरह है, ये होगा, 100% होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। भाई कमेंट करिएगा, अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है कमेंट करिएगा, मैं फिर से रेक्टिफाई कर दूंगा इसको, ठीक है? जिस टाइमलाइन पे आपको दिक्कत हो रही है वहां पे जाइए, कमेंट करिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा फिर से। ओके, समझ आ गई बात? ठीक है, चलिए ये आपका क्या हो गया, फंक्शन आपका हो गया, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्लियर? अब आप समझते हैं, इस पे थोड़ा सा आते हैं, इस वाले पार्ट पे आते हैं, fx2y वाले पार्ट पे आते हैं। देखो अब इनपुट का पार्ट क्या हुआ, इस fx, y में इसको रफ कर देना, थोड़ा और समझाना है और अच्छे से भी, डोमेन रेंज को डोमेन आपको समझाना है, ठीक है? ध्यान से देखिए, देखिए ये रेंज है, यहां पे लिखा हुआ, ठीक है? अब पहला, इफ इस x, y में, xy में डोमेन क्या है, इनपुट, इनपुट मतलब डोमेन, डोमेन क्या है, ऑल इंडियन रुपीस। क्या है? ऑल इंडियन रुपीस, जो कि मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है? तो आप एक बात समझ लो, एक बात समझ लो बहुत ध्यान से, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज डोमेन, बहुत ध्यान समझ लो, व्हाट इज डोमेन, डोमेन क्या है, इस बात को आप समझ लो, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज द डोमेन? डोमेन का मतलब यह हुआ एक्स इनपुट, वो इनपुट जिसकी वजह से आपको आउटपुट मिल जाए, वो इनपुट जिसकी वजह से आपको आउटपुट मिल जाए, वो इनपुट जिसकी वजह से आपको आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, उसको डोमेन का पार्ट नहीं बोलते हैं। बात समझाइए, जैसे डॉलर वाला एग्जांपल लिया था, डॉलर की वजह से आपको आउटपुट नहीं मिल रहा था, तो वो डॉलर वाला जो पार्ट है वो इनपुट का पार्ट नहीं होगा, ठीक है? दोज वैल्यू ऑफ इनपुट, दोज वैल्यू ऑफ इनपुट विच गिव आउटपुट, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। इस बात को समझ लो, समझ आ गई बात? तो डॉलर इनपुट का पार्ट रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है? इसको बहुत, अभी हम लोग डोमेन नेम्स का नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें डिटेलिंग हम लोग करेंगे, डोमेन नेम्स, पूरा डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई कि दोज वैल्यू ऑफ इनपुट विच गिव्स क्या होता है, आउटपुट, उसको क्या बोलते हैं, डोमेन मिल जाता है, ठीक है? तो डोमेन क्या हो गया आपका, इंडियन रुपीज हो गया, ठीक है? दूसरा केस बात करते हैं, व्हाट इज कोडोमेन, व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन क्या होता है, बात समझो, जितने भी इस वेंडिंग मशीन के अंदर प्रोडक्ट रखे हुए हैं, जितने भी आपके इस वेंडिंग मशीन के अंदर प्रोडक्ट रखे हुए हैं, ठीक है? मैं जरा एक एग्जांपल लेके भी आपको समझा देता हूं, मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूं, ठीक है? बात समझ आ गई, ठीक है? मान लिया जाए एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूं, इसी एग्जांपल ले रहा हूं, 10 रुपए का नोट लिया, 20 का लिया, 50, 100, 500 और 2000, ठीक है? ये इतने नोट्स होते हैं आपके, ठीक है? ये क्या आपका, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, स्नैक, ठीक है, और सैंडविच, ठीक है, और वाटर, ठीक है, बहुत सारी चीजें और भी चीजें हैं इसमें, ठीक है? अब ध्यान समझिए, बात समझिए, बहुत ध्यान समझिए, बहुत ध्यान समझिए, मैं कोडोमेन को रिलेट कर रहा हूं कैसे। मैं गया, मैं कोल्ड ड्रिंक ले आया, एक लोगों ने, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक लिया, दूसरा भी गया, चिप्स ले आया, तीसरा गया, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, यहां पे ये गया, इसने ये ले लिया, वाटर ले लिया, ये गया, इसने ले लिया, ठीक है, ये गया, इसमें ले लिया, ठीक है, ये गया, फिर से चिप्स चला गया, ठीक है? अब यहां पर 2000 का नोट, मैं इसको ये मत सोचना कि 2000 का चिप्स मिल गया, ये मत सोचना, मैं एज ए इनपुट आपको सिखा रहा हूं। 2000 का उसने नोट दिया, प्रोसेस किया, बाकी जो आपका फुटकर पैसा उसने वापस कर दिया,
मेरा काम से प्रोसेस करवाने का है। तो अब ये मत सोचना कि सर आप 2000 का चिप्स खरीदवा रहे हो, ये कौन सी बात है यार, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूं 2000 का नोट डालोगे, मशीन प्रोसेस करेगी, 20 रुपए का कोल्ड ड्रिंक आपको या चिप्स मिल जाएगा, बाकी पैसा रिटर्न तो हो जाएगा ना आपका। ये भी होता है, जिसको नई वेंडिंग मशीन देखा है वो जाके देखना, एक्सपेरिमेंट करना जाके, ठीक है। एक बात देख लेना, मेरे कहने से ही देख लेना, ठीक है। ओके, समझ आ गई बात, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या सारा वेंडिंग मशीन का सारा पार्ट आपने यूज कर लिया? सारा का सारा पार्ट यूज किया? नहीं किया ना, क्योंकि आपका ये जो आपका स्नैक्स सैंडविच हो गया, ये आपका जो था ये वाला पार्ट यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो वेंडिंग मशीन का सारा पार्ट, वेंडिंग मशीन का जो सारा पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा। ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा। इसको मैं नेमिंग कर लेता हूं, इसको ए एज्यूम कर लिया, इसको बी एज्यूम कर लिया, इसको सी एज्यूम कर लिया, इसको डी एज्यूम कर लिया, ई और एफ एज्यूम कर लिया। तो कोडोमेन आपके पास में कितना आ जाएगा? देख लें, दिख रहा है? हाँ, कोडोमेन आपके पास में कितना आ जाएगा भाई? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, ये कोडोमेन हो जाएगा। मतलब सारा का सारा पार्ट क्या हो जाएगा आपका? कोडोमेन हो जाएगा। तो व्हाट इज द रेंज? रेंज का मतलब हुआ इस वेंडिंग मशीन से जितना पार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, जितना पार्ट इनपुट डालने के बाद हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज बोलते हैं। तो रेंज आपके पास में कितना आ जाएगा? क्या क्या यूज किया मैंने? ए यूज किया, बी यूज किया और सी भी यूज किया, डी नहीं यूज किया, ई नहीं यूज किया, एफ यूज नहीं किया, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। तो रेंज जो होता है वो कोडोमेन से ही निकल के आता है। तो अभी आपको फंक्शन समझ में आ गया कि फंक्शन होता क्या है और इसको हम लोग कैसे समझते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, ये बात आपको यहां से समझ में आ गई होगी। बताइए, आगे ने बात समझे? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो दोनों का नहीं समझ में आ गई। आप एक बात कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अभी आपको डोमेन रेंज को डोमेन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डोमेन रेंज निकालना सिखा ही रहा हूं, ठीक है। तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे फंक्शन को प्रूव करने का मैं आपको तरीका बता दिया कि दो कंडीशन आपको फॉलो हो रही है तो फंक्शन हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये मैं स्पेशल केस आपको बता दे रहा हूं, स्पेशल केस है कि कभी कभी क्या है, आपको इनपुट आउटपुट जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ना दिया जाए, ग्राफ के थ्रू दे दिया जाए। मान लिया जाए आपका फंक्शन जो डिफाइंड है वो x कॉमा वाई ये डिफाइंड है, आपको इनपुट आउटपुट नहीं गिवन है, आपको y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आपको दिया है। तो आपको करना क्या? आपको ग्राफ प्लॉट कर लेना है, ग्राफ प्लॉट कर लेना है। मान लीजिए मैं ग्राफ ले लेता हूं किसका, पहला ग्राफ मैंने ले लिया किसका? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ले लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ले लिया, ठीक है। और दूसरा ग्राफ ले लेता हूं मैं, दूसरा ग्राफ ले लेता हूं y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ ले लेता हूं, ठीक है। ये दो ग्राफ मैं ले लेता हूं। तो आपने, हाँ, एक बात और आपको समझना है, इस ग्राफ में ये जो ग्राफ आपका होता है, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई से ग्राफ बनाते हो, तो जो एक्स एक्सिस वाला जो पार्ट होता है वो डोमेन वाला पार्ट होता है। क्या होता है? डोमेन का पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस वाला जो पार्ट होता है, ये जो वाई एक्सिस वाला पार्ट होता है वो कोडोमेन का पार्ट होता है। और कोडोमेन में जो जो यूज कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन। क्लियर है बात? ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ क्या होगा आपका? कुछ ये होगा। इसका ग्राफ क्या होगा? कुछ ये होगा, ठीक है। ये भाई ऐसे मिल गया, ठीक है। ये ग्राफ होगा आपका, ठीक है। आपको क्या करना है? फंक्शन चेक करना है, फंक्शन है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है? ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू द वाई एक्सिस, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन अबाउट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। तो मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, अगर वो लाइन कर्व को दो जगह कट कर दे तो आपका फंक्शन वो नहीं रहेगा। एक जगह कहीं से भी आपका दो जगह कट नहीं होना चाहिए, कहीं से भी अगर दो जगह कट कर गया तो दैट इज नॉट अ फंक्शन। तो बात समझ आ गई? एक जगह कट कर रहा तो फंक्शन होगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं सपोज करो इसको x1 ले लेता हूं और ये वाला जो पार्ट है आपका मान लीजिए y1 है और ये वाला पार्ट आपका मान लिया जाए y2 है, तो आप मुझे बताओ x1 पर आपको दो आउटपुट y1 y2 मिल गया, नहीं मिल गया? तो क्या फंक्शन रह गया? दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। जनरली आपको बताता नहीं होगा कोई, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, दिस इज अ फंक्शन, क्योंकि एक इनपुट पर आपको ये x1 है और ये क्या आपका y1 है। तो x1 पर आपको y1 ही मिल रहा, हर जगह आपको यही मिलेगा। आप कहीं भी ड्रॉ करो, कहीं भी ड्रॉ करो, सिंगल ही कट करेगा, ठीक है। तो आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना y एक्सिस अकॉर्डिंग, और अगर वो दो जगह कट कर रहा है तो फंक्शन नहीं है, एक जगह कट कर रहा है तो फंक्शन आपका हो जाएगा। क्लियर होगी बात? यहाँ पे कोई इश्यू नहीं ना, ठीक है। चलिए, ठीक, एग्जाम्पल हो गया आपका ये,
ठीक है, अब आप बात करते हैं जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं भाई जल्दी से। आई होप समझ में आ रहा हो भाई, समझ में क्यों नहीं आ रहा होगा यार, इतनी डिटेलिंग मैं कर रहा हूं। ठीक है 100%। जब अगर किसी को लग रहा है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गई है तो आप वीडियो को पॉज करने के बाद बैक जाइएगा एक बार, इसको फिर ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको क्या बताया है, बहुत सिंपल चीजें बताई हैं आपको। थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करिए यार, इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे आप तो आपका दिमाग जो है वो एक्टिव होगा, और एक्टिव होने के बाद उस प्रोसेस को वो जल्दी से एक्सेप्ट करेगा, और जल्दी एक्सेप्ट करेगा तो 100% आपको फिर जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, दिमाग से निकाल दो पहले, बहुत इजी है। मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला था सर रिलेशन फंक्शन में दिक्कत होती है। यार दिक्कत जब होगी ना जब आप पढ़ोगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए बात ध्यान, एक एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ मान लीजिए आपको यहां पर, मान लीजिए आर, यहां पे कुछ फंक्शन, कुछ टर्म गिवन है, देख लेते जरा यहां पर। ठीक है, यहां पर ले लिया मान लिया 1, A 2, B, और ए मैं ले लेता हूं, ए इक्वल टू लिया मैंने 1, 2, 3, 4 चीज रख लेते हैं, और बी इक्वल टू ले लेते हैं ए, बी, सी, डी ले लिया। ठीक है, और फंक्शन डिफाइंड है आपका ए टू बी डिफाइंड है। ठीक है, ए टू बी डिफाइंड है। ओके, चलिए 1, बी, और ये कितना आ जाएगा पास में आपके 1, ठीक इतना ही ले लेते हैं। पहले ले लिए आर, ले लिया R1 ले लिया, बताइए फंक्शन है। चलिए रिकैप करते हैं, जल्दी इसको रिवीजन करते हैं। क्या फंक्शन है? फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि 3 इनपुट यूज नहीं हो पाया। 1 यूज हो गया, 2 यूज हो गया, बट 3 यूज नहीं हो पाया, तो 3 इज नॉट यूज, 3 इज नॉट यूज। बात समझ आ गई। दूसरा बात करते हैं R2 की बात करते हैं। R2 की बात करते हैं 1, A 2, B 3, A। क्या ये फंक्शन है? क्या फंक्शन है? ठीक है, 1 भी यूज हो गया, 2 भी यूज हो गया, 3 भी यूज हो गया, पहली कंडीशन इनपुट यूज हो गया। उसके बाद 1 का A बना, ठीक है, 2 का B बना, 3 का A बना। कंफर्म है कि हर एक इनपुट का सिंगल आउटपुट बनना है, ये कंफर्म आपका फंक्शन हो गया, कंफर्म फंक्शन हो गया। तीसरी बात करते हैं R3 1, A 2, B 1, C 3, B। बताइए क्या फंक्शन है? देखिए 1, 2, 3 तो यूज हो गया सारा इनपुट, बट 1 का भी A आ रहा है और 1 का C भी आ रहा है। एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं हो सकता। 1 का भी A आ रहा है और 1 का C भी आ रहा है, तो एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। R4 ले लिया मैंने यहां पर 1, A 3, B 2, D 4, A। बताइए इज दिस फंक्शन? A 1, 2, 3 तो यूज हो गया इनपुट का, बट 4 कहां से आ गया? 4 तो इनपुट का पार्ट ही नहीं था ना, तो 4 इनपुट का पार्ट नहीं है और आउटपुट दे रहा है, तो कंफर्म ये आपका फंक्शन नहीं है। सिर्फ इनपुट जितना आपका है उसी के रिस्पेक्ट में आउटपुट आएगा भाई। कोई ऐसा नहीं है कि जो इनपुट का पार्ट ही नहीं है वो आपको आउटपुट नहीं दे सकता। ठीक है, बिल्कुल नहीं दे सकता, इस बात को समझ लेना, गलती नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट अ रिलेशन, सॉरी फंक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, let f is the subset of z cross z। f is the subset of फंक्शन जो है वो z cross z। z का मतलब यहां पर क्या हो गया? इंटीजर हो गया। ठीक है, डिफाइंड बाई f जो है, डिफाइन क्या कर रहा है? f इक्वल टू ए बी और a प्लस बी। ठीक है, ए बी a प्लस बी, वेयर A and B belongs to Z है। ठीक है, उसके बाद is f is a function, is f is a function। ठीक है, आपको ये बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं सोल्यूशन में आते हैं भाई। अब प्रॉब्लम वही चीज है, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है हमको। कंडीशन आपने थ्योरेटिकली पढ़ लिया है, फिगर वाइज देख लिया आपने, कॉन्सेप्टली आपने देख लिया है, अभी आपको क्या करना है? इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो फंक्शन होने के दो कंडीशन, दोनों कंडीशन आपको पता है, दिमाग में रिकॉल करो इसको। क्या रिकॉल? दो कंडीशन दोनों आपको पता है। पहली कंडीशन सारा का सारा इनपुट यूज होना चाहिए। आप बताइए इनपुट क्या है आपका? सारा इंटीजर। एक इनपुट पे एक आउटपुट होना चाहिए, एक इनपुट पे अगर 2 आउटपुट हो गया तो फंक्शन नहीं रहा। ये दो चीजें आपके दिमाग में चल रही है। तो अब मैं एक काम कर लेता हूं, कि ये अगर ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इनपुट का पार्ट है भाई, ये इनपुट का पार्ट है, ये वाला पार्ट, और ये आउटपुट का पार्ट है।
तो आप मुझे बताइए एफ ए बी इक्वल टू ए प्लस बी आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? जैसे मैं मान लेता लिख लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर एफ, जैसे मान लीजिए फंक्शन था, तो एफ वन की वैल्यू किसके बराबर होगी? ए के बराबर होगी नहीं होगी? यही तो था ना, ठीक है। एफ टू की वैल्यू किसके बराबर होगी? बी के बराबर होगी। एफ थ्री की वैल्यू किसके बराबर होगी? ए के बराबर होगी नहीं होगी? होता नहीं होता है? तो आप बताइए एफ ए बी इनपुट पर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा। अब मैं एक काम कर लेता हूं, अब मैं एक काम करता हूं, लेट ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1 इनपुट ले सकता हूं ना, इंटीजर वैल्यू है तो ए की वैल्यू 0 ले ली और बी की वैल्यू मैंने 1 ले ली। तो आप मुझे बताइए एफ 0 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 प्लस 1। एफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई पास में? 1 आ गई नहीं आ गई? 1 आ गई नहीं आ गई? अब एक काम कर लेता हूं, लेट दूसरे कंडीशन में मैं देख लेता हूं, लेट ए इक्वल टू 0 ले लिया और बी इक्वल टू मैंने कितना ले लिया? 2 ले लिया। एफ 0 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 प्लस 2। एफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 2 आ गई। तो आप मुझे बताइए 0 इनपुट पर आपको एक आउटपुट 1 भी मिल रहा है और एक आउटपुट 2 भी मिल रहा है, तो एक इनपुट पर दो आउटपुट नहीं मिल सकता है, तो कंफर्म ये हो गया दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। आपने इसको मैथमेटिकली आपने क्या कर लिया? इसको प्रूफ कर लिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी आपको ये बात यहां पे समझ में आ गई, ठीक है। अभी आपने रिलेशन का बेसिक पार्ट समझ लिया है, क्लियर कर लिया है, जिसमें आपने सीख लिया है कि फंक्शन क्या होता है, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, ये आपने सीख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, रियल वैल्यू फंक्शन में आते हैं हम लोग, ठीक है। रियल वैल्यू फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन में आता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, रियल वैल्यूड फंक्शन में आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लीजिए कोई फंक्शन डिफाइंड है, एफ ए टू बी डिफाइंड है, या एफ एक्स वाई ले लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ए टू बी लो या एक्स से वाई लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपका। मैंने इनपुट ए दे दिया है और आउटपुट वाई बी दे दिया आपका, ठीक है। अब एफ ए टू बी आप यहां पर जा रहे हैं, तो रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब होता है? रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब यह होता है कि जो आपका फंक्शन की जो वैल्यू है वो रियल आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। तो इसका मतलब अगर बी जो है वो रियल नंबर को अप्रोच कर रहा है, अगर वो रियल नंबर है, तो आप लोग इसको क्या बोलोगे? रियल वैल्यूड फंक्शन बोलोगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन यहां पर क्या है? पहली कंडीशन यहां पर, पहली कंडीशन एक कॉन्सेप्ट है कि अगर इफ बी इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन इट इज रियल वैल्यूड फंक्शन। क्लियर बात, ठीक है। अगर जो बी है आपका वो सबसेट ऑफ रियल नंबर है तो उसको रियल वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, फिर से मैं बोल रहा हूं, इस नंबर का एब्रीविएशन या नंबर का शॉर्ट फॉर्म एनओ क्यों हुआ, मैं कई बार आपको बता चुका हूं यार। नंबर का शॉर्ट फॉर्म एनओ होता है। क्यों होता है? जिसने भी अगर वीडियो देख ली होगी उसको समझ में आ गया होगा, इसका वीडियो मैंने दिया हुआ है। क्यों नंबर का एन क्यों नहीं रखा? डॉक्टर का डीआर रखते हैं, मिस्ट्रेस का एमआर रखते हैं, कर्नल का सीओएल आता है, उसमें लेफ्टिनेंट का भी आता है, एलटी बना, बट नंबर में ओ तो है ही नहीं, एनओ लगा दिया, ठीक है। ये वीडियो देख लेना, आप लोग पता लग जाएगा। इसी में क्या होता है, इसी में क्या बोलते हैं, अगर मान लिया जाए इफ ए इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन इट इज रियल फंक्शन। देखो, रियल फंक्शन मतलब और रियल वैल्यू फंक्शन में डिफरेंस होता है। इनपुट भी आपका क्या है? रियल नंबर है, आउटपुट भी आपका रियल नंबर है, तो कंफर्म क्या हो जाएगा? रियल नंबर अगर आउटपुट है तो रियल वैल्यू फंक्शन। अगर इनपुट भी आपका रियल नंबर हो गया, आउटपुट तो रियल नंबर था ही था, अगर इनपुट भी रियल नंबर हो गया तो इसको क्या बोलते हैं? रियल फंक्शन भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है भाई, इसको समझ लीजिए, क्या है कि आपका इनपुट ए कभी भी फाई नहीं होना चाहिए। इनपुट आपका फाई नहीं होना चाहिए, मतलब नल सेट कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनपुट होगा ही नहीं आपको आउटपुट नहीं मिलेगा।
तो फंक्शन होने की तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, मैं तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा हूं फंक्शन होने के। फंक्शन होने की तीसरी कंडीशन ये होती है कि इनपुट आपका नॉन जीरो होना चाहिए। अगर इनपुट जीरो हो गया है तो आपका फंक्शन डिफाइंड फंक्शन आपका हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आउटपुट आपको मिल ही नहीं पाएगा, प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। वेंडिंग मशीन रखी है, आपको इनपुट दे ही नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि वो है, इनपुट हो ही नहीं पा रहा उसमें। तो इनपुट क्या है, इनपुट आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उस वेंडिंग मशीन में आपको इनपुट डिफाइन करना पड़ेगा पहले से कि इंडियन रुपीज दे रहे हैं तो इंडियन एक्सेप्ट करे। अब आप उसमें इंडियन रुपीज भी डाल रहे हैं, डॉलर भी डाल रहे हैं, येन भी डाल रहे हैं, और अलग अलग कंट्रीज के आप नोट्स डाल रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा क्योंकि आपने इनपुट डिफाइन ही नहीं किया उसके लिए। तो इनपुट क्या होना चाहिए आपका, फाई नहीं होना चाहिए। अगर फाई हो गया सो इट विल नॉट अ फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा। नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए यहां पर आपका, ये ए की वैल्यू नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी वैल्यू होनी चाहिए, तभी फंक्शन आपका डिफाइंड हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी कोई इशू नहीं है। अभी हम लोग नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको डोमेन रेंज का मिलेगा, डोमेन सीखेंगे, रेंज सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक एडवाइस करना चाहूंगा आपको, अगर आपने डोमेन रेंज नहीं सीखा है और आप पहली बार सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप बेसिक इनइक्वालिटी की जो वीडियो मैंने आप बनाई है वहां से आप बेसिक इनइक्वालिटी सीख लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि उसमें डोमेन रेंज में हमको उसका यूज करना पड़ेगा। तो आप लोग पहले देख लीजिए, फिर आप आइएगा डोमेन रेंज वाले के नेक्स्ट वीडियो पे आइएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।